तो अभी हम देखने वाले हैं ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। सबसे पहले तो ये जान लो कि हमारे पास CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। CO2 जो होता है हमारे पास 7% डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट होता है। 7% प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है। 20-25% रफली 23 बोल देते हैं, तो 20-25% जो होता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर। CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कार्बन हीमोग्लोबिन बनाता है और इसके साथ इस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है। एंड 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या सर? एक पिगमेंट है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और हीमोग्लोबिन जो होता है वो साथ में साथ CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के फैक्टर्स मौजूद हैं। अगर मान लो बहुत ज्यादा PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि सिर्फ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो वहां पे वो कंडीशन फेवर करेगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दे। और यही जो है अगर मान लेते हैं टिश्यू के लेवल पे देखोगे, एल्विलाई के लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो ये सारे के सारे कंडीशन जो होते हैं वो फेवर करते हैं हमारे पास कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर ले। अगर वो बाइंडेड था ऑलरेडी CO2 के साथ तो ब्रेक होकर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर ले। एंड यही अगर टिश्यूज के लेवल पे देखोगे तो टिश्यूज के लेवल पे हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स एक्चुअली में अप्रिसिएट करते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है टूट जाए। एक्चुअली में ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो फेवर करते हैं कि इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो था वो टूट जाए और यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे CO2 से फिर बाइंड कर लेता है। हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करके फिर ट्रांसपोर्ट करता है। इतना आता है। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखो हीमोग्लोबिन बाइंड करके किसका क्या बनाता है? ऑक्सीजन के साथ अगर बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही CO2 के साथ अगर बाइंड करता है तो कार्बेमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और CO के साथ बाइंड करके जिसके साथ अगर बाइंड करता है तो इसकी एफिनिटी 200 से 300 गुना ज्यादा होती है बाइंड। जब इसके साथ करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। दोबारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करके कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बोमाइनो क्यों बोलते हैं? जो कि हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड पार्ट से जुड़ता है, इसलिए कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। CO2 जो होता है कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, और CO जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। वही तुमको बोला था, हीमोग्लोबिन क्या एक पिगमेंट, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है RBC के अंदर। इतना आता है। ठीक है, अब देखो आराम से बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लो तुम कि 20-25%, 23% रफली जो होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड कर लेता है। कहां पे ये बाइंड करेगा? ऐसे सर टिश्यूज के लेवल बाइंड करेगा, क्योंकि टिश्यूज पे क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम है, तो कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बाइंड कर लिया। और ये जो होता है 70% CO2 पानी के साथ मिलता है। यहाँ पे एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आता है, जो कि एक्चुअली में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आता है जो कि इसको H2CO के अंदर कन्वर्ट करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है यहाँ पे देखोगे, फिर से ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे लगता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में जा सकता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे लगता है और इसको बाइकार्बोनेट आयन NH+ के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है RBC के अंदर और बहुत ही लिटिल प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। NCERT की लाइन है, यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है कि ये जो होता है बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका RBC के अंदर। RBC कंटेंट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है माइन्यूट अमाउंट में होता है हमारे पास प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, एनीवेज छोड़ो, आगे देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। आगे यहाँ पे देखते हो, अब ये क्या किया, यहाँ पे हमारे पास बाइकार्बोनेट बना लिया था। ये बाइकार्बोनेट एक्चुअली में RBC से बाहर निकल के आ जाता है प्लाज्मा के अंदर, और यहाँ पे NaCl ऑलरेडी प्रेजेंट था, Na+ में टूटा, Cl में टूटा था, तो इनके साथ ही बाइंड कर लेगा। और देखो यहाँ पे निगेटिव बाहर आ रहा है, तो यहाँ से क्लोरीन अंदर जाएगा ताकि मेंटेन करे न्यूट्रलिटी। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इसी को अपन हैमबर्गर फॉर्मूला बोलते हैं। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, अब देखो बोर इफेक्ट क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज के लेवल पे ज्यादा है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है टिश्यूज के लेवल पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। इसी को अपन बोलते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है ऐसे कंडीशन के फॉर्म में। मैंने तुमको ये चीज बताई थी, इसी को अपन बोर इफेक्ट बोलते हैं। आगे तुमको और अच्छे समझ में आ जाएगी ये चीज, बस देखते जाओ। और 8 हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हीमोग्लोबिन के लेवल पे देखेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। एक्चुअली में देखोगे तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 होता है। एल्वियोलाई जो होता है, एक काम करते हैं सीक्वेंस में देखते जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार इसको देख लो। एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास 104 होता है, और ये सब के सब देखोगे ना एक ग्रेडियंट बना रहे हैं ताकि एक्चुअली में बाहर से ऑक्सीजन अंदर आए लंग में, लंग से चला जाए हमारे पास
टिश्यूज में हमारे पास चला जाए सेल्स के अंदर, वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो और वहाँ से एक्चुअली में CO2 का भी यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो CO2 का भी ग्रेडियंट है कि CO2 यहाँ पे ज़्यादा है टिश्यूज के लेवल पे तो वहाँ से चले जाए ब्लड के अंदर, ब्लड से हमारे पास और ज़्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन है इसका तो एक और ग्रेडियंट प्रेजेंट है यहाँ पे एल्विलाई के अंदर कम है तो एल्विलाई में आ जाए और एल्विलाई से वो फ्लश आउट हो जाए बाहर, तो ऐसे होता है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 होता है, एल्विलाई में 104 होता है, ठीक है ना। यहाँ से एल्विलाई के अंदर के एटमॉस्फेरिक एयर में अगर निकालते हो एक्चुअली में पूरा जो नंबर ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 वगैरह होता है तो इतना आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे। एल्विलाई के अंदर 104 आया है, एल्विलाई सब ऑक्सीनेटेड ब्लड में जाएगा 95, ठीक है। और टिश्यूज पे कम था, टिश्यू पे CO2 का ज़्यादा था, टिश्यू पे 40 है, एंटी ऑक्सीनेटेड ब्लड में भी 40 होता है। अब देखो हमारे पास CO2 का हमारे पास एल्विलाई के लेवल पे देखो सबसे पहले टिश्यूज के लेवल पे ज़्यादा है, अब 45 से क्या होगा हमारे पास ऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर जाके डीऑक्सीनेट कर देगा तो यहाँ भी 45 हो जाएगा और यहाँ से एल्विलाई में कम है तो अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड से एल्विलाई तक ट्रांसपोर्ट होगा और एल्विलाई से फिर से और कम है एटमॉस्फेरिक एयर में तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। कोई खास बात नहीं की मैंने। देखो सबसे पहले अब आते हैं शुरू से, देखो चीज़ों को देखते जाओ सब मजा आ जाएगा। हाँ यहाँ पे एक बार देख लो कि एल्विलाई के लेवल पे क्या होता है हमारे पास। एल्विलाई के लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑब्वियसली हमने अभी देख लिया। तो यहाँ पे जो होता है 7% डिजॉल्व होता है वो आउट हो जाता है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम था एटमॉस्फेयर में और कम है मतलब, तो यहाँ से आगे निकल जाएगा। एंड कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्रेक कर जाता है अगेन, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ कैसे बाइंडिंग होती है भी तुमको समझा दी, तो ब्रेक हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है। एंड बाइकार्बोनेट जो होता है अगेन H2 एंड CO2 फॉर्म करता है एंड CO2 जो होता है एल्विलाई से जाता है एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाता है प्रेशर ग्रेडियंट के फॉर्म में। चूंकि प्रेशर ग्रेडियंट होता है ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, एल्विलाई में थोड़ा ज़्यादा था तो यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा, ऐसे करके चीज़ें हो रही होती हैं। अब देखो यहाँ से शुरू से हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तुमको ये चीज़ मालूम है कि हमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी की नीड है, ठीक है। इसलिए हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि हम कीटाबोलिज्म कर सकें, किसको, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सब चीज़ों को हम कीटाबोलिज्म कर सकें, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को बेसिकली ब्रेक डाउन कर सके, केटाबोलिक रिएक्शन कर सके। और ऑक्सीजन इसलिए हमें हमेशा चाहिए होता है और इन्हीं ऑक्सीजन को यूज करके सेल जो होते हैं वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं तो जिसको बार बार निकालने की भी जरूरत होती है, ठीक है। और इसीलिए हमें चाहिए एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। और देखो ब्रीदिंग एक्चुअली में किसको कहते हैं, सबसे पहले ब्रीदिंग किसको कहते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं कि ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बोलते हैं बाहर से ऑक्सीजन अंदर ले लेना और अंदर प्रोड्यूस हुए CO2 को बाहर निकाल देना, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। और कॉमनली ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन बोलते हैं, कॉमनली हम इसको रेस्पिरेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरीके से हम ब्रीदिंग करेंगे, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारा हैबिटेट कैसा है और दूसरी चीज़ कि हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा, हम किस जगह पे रहते हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे जो देखोगे मतलब लोअर इन्वर्टिब्रेट है जैसे कि स्पॉन्ज, सेलेंट्रेंट हो गए, प्लेटफॉर्म हो गई, ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हमारे पास कर लेते हैं। ऑर्थफॉर्म जो होते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल के साथ हमारे पास एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। एक्चुअली में क्यों नीड है, समझ में आया, क्यों नीड है एक्सचेंज करने की, क्योंकि हम ऑलरेडी CO2 बार बार प्रोड्यूस, हमें बार बार एनर्जी की नीड है तो हम जो फूड मॉलिक्यूल एक्चुअली में खा रहे हैं उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी फॉर्म करेंगे और उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। और इन ऑक्सीजन एक्चुअली में हम ऑक्सीजन को यूज करके सेलुलर रेस्पिरेशन करके ब्रेक डाउन करके CO2 प्रोड्यूस करना, उनको बाहर निकालना, ऑक्सीजन लेना है, CO2 निकालना है। ऑलवेज ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए द टाइम टिल वी आर अलाइव, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब समझ में आ गया। तो इन सब ये जो होते हैं जनरल एक्सचेंज जैसे कर लेते हैं, ऑर्थोन जो होता है मॉइस्ट क्यूटिकल के साथ हमारे पास एक्सचेंज कर लेता है। और आगे तुम देखोगे हमारे पास इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है। और हमारे पास अगर देखेंगे आगे मतलब गिल्स प्रेजेंट होता है फिशेस के अंदर, हमारे पास आर्थ्रोपोड्स के अंदर, वो तो इंसेक्ट्स वगैरह ट्रेकियल सिस्टम। और हमारे पास जो होते हैं फ्रॉग्स वगैरह, तो फ्रॉग्स के अंदर क्या होता है, फ्रॉग्स के अंदर क्या होता है, फ्रॉग्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है कि क्यूटेनियस भी रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स भी होता है। लंग्स किसके पास होता है, RAM, राम। रेप्टाइल्स, एवेज एंड मेमल्स के अंदर। तो यहीं पे जो ये सारी की सारी लिखी हुई है कि देखो यहाँ पे हैबिटेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्जेस, सेलेंटेड, प्लेटफॉर्म हो गए, एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन, वही सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस, और हम जो होते हैं यूज मॉइस्ट क्यूटिकल इंसेक्ट जो होते हैं नेटवर्क ट्रेकियल ट्यूब्स यूज करते हैं। और जो हमारे पास सेवरल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, वेस्कुलाइज बहुत सारे वेसल्स होते हैं, उनको गिल्स बोलते हैं। गिल्स के थ्रू जो होता है उसको अपन ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। गिल्स के थ्रू जो होता है उसको अपन ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये जो होते हैं मोस्ट ऑफ द, कौन यूज करता है, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स इन मोलस्क,
मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, गिल्स जो होता है उसको अपन ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसको यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक ऑफ कोर्सली, एंड मोलस्क एक्वेटिक होते हैं वो यूज करते हैं। एंड वेस्कुलाइज्ड प्लेग होता है जिसको अपन लंग बोलते हैं, ये यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। और वर्टिब्रेट्स के अंदर भी फिल्स जो होते हैं वो फिशेज जो होते हैं वो गिल्स यूज करते हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मेमल्स, वही रेप्टाइल्स, एवेज एंड मेमल्स नहीं, इनके पास प्रॉपर्ली लंग होता है। और एम्फीबियन जो हो गए वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी मॉइस्ट स्किन के साथ भी करते हैं, फ्रॉग्स वगैरह हो गए। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। एम्फीबियन जो होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स, ये सबके सब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। बट इसके अंदर एम्फीबियन जो होता है फ्रॉग, एक्चुअली में वो मॉइस्ट स्किन के साथ भी रेस्पिरेशन करता है। सबसे पहले देखो हमारे पास एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या है? पतला सा इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, पतला है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, फ्लैप है, जो कि कवर करता है ग्लोटिस ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया को। T5 पे जाके ये ब्रेक होता था। लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। लैरिंग जो होता है कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, फोनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए अपन इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। T5 पे जाके ब्रेक हुआ। ये जो होते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं, कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हमारे पास इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है, तो एल्वियोलाई में, एल्वियोलर डक्ट वगैरह में एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई होता क्या है? इरेगुलरली वॉल्ड, वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज बैग, यानी वही ब्लड वेसल्स बहुत सारे इरेगुलरली वॉल्ड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लूरा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्रिक्शन को कम करती है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है। नेजल चेम्बर जो होता है, अच्छा देखो सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन कैसे जाएगा? 2 पेयर ऑफ नोस्ट्रल हो गए अबव द अपर लिप, वहां से ऑक्सीजन जाएगा नेजल चेम्बर में या नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज से होके जाएगा नेजल चेम्बर में, ठीक है ना। तो नेजल पैसेज ऑफ कोर्स पैसेज से होके जाएगा नेजल चेम्बर में। नेजल चेम्बर से आगे क्या होगा? फेरिंग्स अंदर ओपन होगा, विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर, वही सारी चीजें बता दी। फेरिंग जो होता है ओपन होता है, फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स के थ्रू हमारे पास ट्रेकिया के अंदर। फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रेकिया, वही चीज लिखी हुई। लैरिंग्स का कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हमारे पास साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एपिग्लोटिस क्या होता है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, उसको अपन एपिग्लोटिस बोलते हैं। ट्रेकिया जो होता है हमारे पास एक्सटेंड करता है मिड थोरैसिक कैविटी, जो कि हमारे पास T5 लेवल में जाके डिवाइड कर जाता है। ब्रोंकाई में प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह बनते हैं। एंड हमारे पास जो होता है वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एंड हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं हमारे पास भाई। ईच ब्रोंकाई जो होता है रिपीटेड डिवीजन करेंगे, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई बनेंगे, बाद में ब्रोंक्यूल्स वगैरह बनते हैं। एंड हमारे पास ट्रेकिया, अच्छा कंडक्टिंग पार्ट किसको बोलते हैं? हमारे पास ब्रोंकियोल्स तक के अप टू ब्रोंकियोल्स बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। एंड हमारे पास बोलते हैं अब एक्सचेंज वाला पार्ट जो हो गया वो हो गया इसके आगे, समझ में आ रहा है? एल्वियोलाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सचेंज पार्ट देखो, कंडक्टिंग पार्ट कौन कौन सा होता है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिंग से अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होता है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है। एंड एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स ये रेस्पिरेटरी पार्ट बनाते हैं। एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी पार्ट बनाते हैं। यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं एक बार को फटाक से। कि आगे बोल रहा है कि हमारे पास जो होते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस लिंक होते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलाइज्ड ब्लेड कॉल्ड एल्वियोलाई, जो बताया मैंने। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई कॉम्प्रोमाइजेज द लंग। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई कॉम्प्रोमाइज द लंग। ए डबल लेयर का प्लूरा प्रेजेंट होता है जिसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होती है विच रिड्यूसेस द एयर फ्रिक्शन बिटवीन द लंग। और एक और चीज की आउटर प्लूरा जो होता है वो कंटेक्ट होता है विथ कनेक्ट, मतलब वो जो होता है हमारे पास इनक्लोज कॉन्टेक्ट होता है थोरासिक लाइनिंग से। और हमारे पास इनर पोलर जो होता है वो लंग सरफेस से कनेक्टेड होता है। देखोगे इधर तो वही सारी चीजें लिखी हुई है कि इनर पोलर जो होता है हमारे पास लंग सरफेस से कनेक्टेड होता है। एक्सटर्नल नोटिंग से कहाँ तक, कहाँ को हम कंडक्टिंग बोलते हैं, कंडक्टिंग कहाँ तक बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। और हमारे पास एक्सचेंज वाला रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंज पार्ट किसको बोलते हैं? एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट वगैरह को, ठीक है ना। और हमारे पास क्या क्या करता है कंडक्टिंग पार्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो क्लियर कर देता है एयर को, ह्यूमिडिफाई करता है, यानी उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चरेट करता है और उसके टेम्परेचर को भी थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर पे ला देता है, ठीक है ना। तो क्लियर करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई करता है एंड बॉडी टेम्परेचर तक ला देता है, ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास खुद ही हम अल्टर नहीं कर सकते हैं वॉल्यूम को, दोबारा सुनो, हम खुद ही अल्टर नहीं कर सकते हैं पल्मनरी वॉल्यूम को। हम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मनरी वॉल्यूम। एक्चुअली में हम थोरैसिक वॉल्यूम के थ्रू करते हैं। तो ये ईयर टाइट चेंबर होता है, यहाँ पे डायफ्राम देखोगे नॉर्मल रिलैक्स डोम शेप है, कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसे होता है एक्चुअली में। तो जो होता है इंटीरियर पोस्टेरियर एक्सिस, एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस में हमारे पास वो क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ाता है। और इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं हमारे पास वो, सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं, इंटरनल वाले नहीं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे पास डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ा देते हैं। तो वही सारी चीजें लिखी हुई है कि लंग जो होते हैं वो थोरैसिक चैम्बर में एसोसिएटेड है, जो कि एनाटोमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है।
थोरेसिक चैम्बर में एसोसिएटेड है जो कि एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है, वही सारी चीज़ें बोल रहा था। और ये कहाँ कहाँ किससे सराउंडेड है हमारे पास, नीचे डायफ्राम है, पीछे वर्टिब्युलर कोलम है, साइड में लिटरली हमारे पास क्या है रिब्स वगैरह है, सामने स्टर्नम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ बोला एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, कोई भी चेंज अगर वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग या पल्मोनरी कैविटी। वही चीज मैं तुमको तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी होगा विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग। और ये क्यों जरूरी है, दिस अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर बिकॉज हम एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। समझ में आता है। और ये पूरा कैसे कैसे पूरा होता है मैंने तुमको सब बता दिया कि पहले ब्रीदिंग, एक्चुअली ब्रीदिंग क्या होता है, बाहर से ऑक्सीजन को लेना और अंदर CO2 जो एल्वेलाई के अंदर है उसको बाहर निकाल देना, मतलब अंदर CO2 ऑक्सीजन लेना, CO2 निकालना, ये ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग जो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक एयर को हम लेते हैं और CO2 रिच एल्वेओलाई को बाहर कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एल्वेओलाई के लेवल में डिफ्यूजन होगा गैसेस का, जिससे हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है एल्वेओलर मेम्ब्रेन पे। एल्वेओलर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्चुअली में वहाँ पे उसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, वहाँ पे जो भी प्रेजेंट होता है। तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ऊपर एल्वेओलाई का वहाँ पे कैपिलरी होता है, स्क्वामस एपिथेलियम होता है एल्वेओलाई का, और नीचे जो होता है हमारे पास एंडोथेलियम होता है ब्लड वेसल का। एक्चुअली में कोई भी आर्टरी या वेन देखो उसमें तीन लेयर होता है, बीच में ट्यूनिका मीडिया होता है, ऊपर ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटीमा होता है। इंटीमा ही एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है, इंटीमा दोबारा सुनो, इंटीमा क्या होता है, यही एंडोथेलियम होता है हमारे पास, ठीक है ना, एंडोथेलियम होता है। तो वहाँ पे बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस आता है ना, वो एक्चुअली में कॉम्प्रोमाइज करता है हमारे पास दो बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक एल्वेओलाई का और एक ब्लड वेसल वाले का, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि अब जो हो गया एक्सचेंज, अब ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन रिच को हमारे पास टिश्यूज के पास, और वही सारी चीजें कि टिश्यू के पास जो होगा टिश्यू से हमारे पास ऑक्सीजन चला जाएगा सेल्स के अंदर, और वहाँ पे ऑटलाई होगा कैटाबोलिक रिएक्शन के अंदर, इसको अपन सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है सेलुलर रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म कैसे होता है तुमको सब कुछ बता दिया। देखो मैकेनिज्म के अंदर सिंपली कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है मैकेनिज्म, बस यही है, इतना ही है कि हमारे पास इंस्पिरेशन के लिए क्या होता है, मैं तुमको वही तो बता दिया कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा डायाफ्राम और हमारे पास EICM कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम एक्चुअली में बढ़ेगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर ग्रेडियंट का पूरा खेल यहाँ पे होता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट से बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा और फिर ये दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, बस सिंपली रिलैक्स हो जाएंगे, तो इसे वॉल्यूम अंदर कम हो गया तो इट इज फ्लश्ड आउट, अंदर का एयर जो होगा वो बाहर फ्लश्ड आउट हो जाएगा। ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, देख रहा है मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है, ये जो होता है इन एंड आउट कैरिड आउट बाई क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, वही सारी चीजें अब लिख दिया है। और हाँ एक और चीज, जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, यहाँ पे निगेटिव प्रेशर का क्या बोल रहा है, जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वहाँ पे निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, ये प्रेशर इनसाइड विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे अपन निगेटिव प्रेशर बोलते हैं इन द लंग विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे यही बस लिखा हुआ है यहाँ पे निगेटिव प्रेशर को लेकर। तो निगेटिव प्रेशर को लेकर क्या लिखा हुआ है, बस इतना ही लिखा हुआ है हमारे पास कि एक्चुअली में जो बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर है उसके कंपैरिजन में हमने अंदर वॉल्यूम बढ़ा दिया। कैसे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा के दोनों एक्सिस में, इससे एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस में और दूसरे वाले से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हमने डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। तो एक्चुअली में क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया और एटमॉस्फेयर कंपैरिजन में यहाँ पे निगेटिव प्रेशर है, बस दैट्स इट। और यहीं पे बोल रहा है हमारे पास वही सारी चीज़ें, पूरा कहानी इधर लिखा हुआ है और कुछ खास बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिड्यूस को लेके कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल जो होता है एक्चुअली में रिड्यूस करता है थोरैसिक वॉल्यूम को, और वैसे ही बाहर निकल जाते हैं। स्पाइरोमीटर से हम एक्चुअली मेजर करते हैं और ये हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बहुत काम आता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसका कि कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज वगैरह को पहचानने में। एंड हमारे पास जो होता है ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एबिलिटी एक्चुअली में हम जो चाहे एब्डोमिनल मसल को यूज करके स्ट्रेंथ हम बढ़ा या घटा सकते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का, ठीक है ना। और 1 मिनट के अंदर हम 12 से 16 टाइम जो होते हैं हमारे पास ब्रीथ करते हैं। तो ये बोल रहा है एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल जो कि एब्डोमिनल मसल को यूज कर सकते हैं। एंड एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है 12-16 टाइम जो होता है पर मिनट ब्रीथ करता है। एक वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग मूवमेंट, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं स्पाइरोमीटर में, जिसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, मैंने तुमको बता दिया। अब अलग अलग देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक वॉल्यूम है और एक कैपेसिटी है। वॉल्यूम कौन कौन सा है, अंदर ले लिया या लिया या बाहर छोड़ दिया, 500 ml होता है, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, आगे देखो, अब हमने जबरदस्ती टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद और एक्स्ट्रा ले लिया, जितना 2500 से 3000 ml के आसपास लेते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये,
ठीक है ना, वॉल्यूम। फिर हमने क्या किया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो लिया था निकाल दिया, टाइडल निकाल दिया, और एक्स्ट्रा जो निकाल सकते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन करके उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि होता है हमारे पास 1000 से 1100 के बीच में, और अंदर जो बचा रहेगा उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और इन्हीं वॉल्यूम को यूज करके हम कैपेसिटी अलग अलग बनाते हैं। अब देखो कौन कौन सी कैपेसिटी है। टाइडल वॉल्यूम हमने ले लिया, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 25 ml वाला वो भी ले लिया, तो इसको अपन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। अब हमने क्या किया, हमने एक्चुअली में टाइडल वॉल्यूम निकाला और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था उसको भी निकाल दी, इसको हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। और एक्चुअली में देखो हमारे पास नॉर्मली जो लंग के अंदर बचा रहेगा ना भाई, वो होता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। कौन कौन सा बचा रहेगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर तुम पूरा निकाल दो, या तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि पूरा फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके जितना वॉल्यूम निकाल सकते हो बाहर, उसको वाइटल कैपेसिटी बोल देते हैं। या हाँ, मतलब वही ऑब्वियस सी बात है। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है हमारे पास एक्चुअली में 1100 से 1200 ml होता है, नॉर्मली 1100 बोलते हैं, जो कि बचा रह गया, वही पूरा कैपेसिटी लिखा हुआ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और प्राइमरी साइड जो होता है एल्वेलाई होता है फॉर द एक्सचेंज। और यहाँ पे सिंपली जो होता है ना, देखो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू ये होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है ना। सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है हमारे पास ब्लड से टिश्यूज के पास, एंड ब्लड सेल्फ लाइफ का डिफ्यूजन के थ्रू होता है। बस प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट टाइप या डिफ्यूजन के थ्रू होता है। बट यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स आए थे, जैसे सोलिबिलिटी कितना है या थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। तो सोलिबिलिटी या थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कितना है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ बताया हुआ पार्शियल प्रेशर वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने तुमको बताई थी। यहाँ पे एक बार उसको दोबारा देख सकते हो कि हमने इंस्पायर किया एयर, बाहर था कितना 159 ऑक्सीजन का, अंदर लिया 104 आया। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 104 है, ऑक्सीनेटेड में जाएगा 95 जाएगा, और यहाँ से अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर 40 हो जाता है, ये हमको मालूम है। और यहाँ पे टिश्यूज के लेवल में 45 था, ऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 40 है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर बोलो 45 हो जाएगा। यहाँ भी 45 था टिश्यूज के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास 40 है, तो प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू बाहर जाके निकल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है कि सॉल्बिलिटी जो होता है हमारे पास, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी लाइन बोली हुई है कि जो होता है ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है कि एल्वेलाई से जो होता है ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन ऐसा है, एल्वेलाई टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यू चला जाएगा, एल्वेलाई से ब्लड में जाएगा, ब्लड से टिश्यूज के अंदर चला जाएगा ऑक्सीजन। और ऐसे ही ग्रेडियंट प्रेजेंट है CO2 के लिए, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी टिश्यूज से हो जाएगा ब्लड के अंदर, एंड ब्लड से चला जाएगा एल्वेलाई के अंदर, बाहर निकल जाएगा। सॉल्बिलिटी जो होता है CO2 का 20 से 25 टाइम ज़्यादा होता है देन ऑक्सीजन। एंड द अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब भाई सॉल्बिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और एफिनिटी जो तुमको बता रहा था यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, दोबारा समझो इस बात को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि सॉल्बिलिटी जो CO2 का होता है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है देन ऑक्सीजन। एंड इसी की वजह से जो अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तुमको बता दिया यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है ना, तो उसके थ्रू जो डिफ्यूजन करेगा पर यूनिट पार्शियल प्रेशर वो ज़्यादा होगा देन ऑक्सीजन, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 चीज़ें होती हैं, बेसमेंट सब्सटेंस वगैरह सब कुछ बता दिया तुमको। एंड इट्स टोटल थिकनेस इज स्टिल 1 मिलीमीटर से कम, इसीलिए पूरे फैक्टर जो होते हैं फेवरेबल होते हैं हमारे पास, कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई से टिश्यूज के पास जाए, एंड CO2 जो होता है वो टिश्यूज से एल्वेलाई के पास चला जाए। कितनी बार ये चीज़ें बता दी गई है यहाँ पे। और एक्चुअली में अब यहाँ पे तुम समझोगे क्या लिखा हुआ है, ये सब पसीना है भाई, कितना पसीना। एनीवेज, तो अब आगे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है कि देखो सबसे पहले हमारे पास जो होता है ऑक्सीजन 97% एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है, 3% जो होता है डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे ही हमने CO2 को बता दी तुमको ऑलरेडी कि जो होता है हमारे पास 20 से 25% RBC के साथ बाइंड होकर 70% जो होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, 7% जो होता है हमारे पास डिजॉल्व स्टेट में। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हमारे पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, यानी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। नॉर्मल कंडीशन में 5 ml जो होता है 15 मतलब 25% डिसोसिएट होता है, और जब एक्सट्रीमली नीड होती है तो 75% डिसोसिएट हो सकता है। एंड 100 ml ऑफ डिसोसिएटेड ब्लड जो होता है और 4 ml ऑफ ऑक्सीजन एल्वेलाई को देता है। वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि देखो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 4 ml ऑफ CO2 देता है एल्वेलाई को। ऑब्वियसली जाके एल्वेलाई को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, CO2 कहाँ देगा, कहाँ दे सकते, टिश्यू को देगा, CO2 नहीं, एल्वेलाई को देगा ऑफ कोर्स। 4 ml देता है 100 ml, ठीक। और यहाँ पे बोला हुआ है कि एक हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल से बाइंड करता है। कब बाइंड करेगा, जहाँ पे एल्वेलाई पे क्या कंडीशन फेवरेबल होते हैं, H+ कम है, लोअर टेम्परेचर है, सारी चीज़ें बताइए तुमको। यहाँ पे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, तो यहाँ पे बाइंडिंग होगी। और यही बाइंडिंग का डिसोसिएशन होगा, टिश्यू के लेवल पे। क्या होता है टिश्यू के लेवल पे, वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होता है। H+ का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे देखोगे तो ज़्यादा होता है, ठीक है।
एंड हाई टेम्परेचर वगैरह वहाँ पे होता है, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली हुई है, कोई खास बात नहीं है। रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है और पूरा कहानी जो मैंने तुमको बोल दिया वही लिखा हुआ है। ये बोल रहा है यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन जो होता है बाउंड कर जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से इन द लंग सरफेस। हीमोग्लोबिन से लंग सरफेस पे ऑक्सीजन जो होता है वो बाइंड कर लेता है एंड गेट डिसोसिएटेड टिश्यू, क्योंकि यही सारी चीज़ें प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, टिश्यूज के लेवल पे सिग्माइड कर्व जो होता है, ये सिग्माइड कर्व ऑब्टेंड होता है कब, जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम जब देखो यहाँ परसेंटेज कितना हमारे पास सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ हम प्लॉट करते हैं तो हमें ये वाला ग्राफ मिलता है, ठीक है। कोई खास बात नहीं है, ठीक है। यही सारी चीज़ें लिखी हुई इधर देखोगे तो यहीं पे बोला हुआ है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम इसको बोलते हैं। ये हाई यूजफुल होता है इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक, ये अलग अलग वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, रुको तुमको बताता हूँ मैं। सिग्माइड कर्व ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना हुआ विद ऑक्सीजन विद प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वहाँ पे कितना परसेंटेज सैचुरेट हो जा रहा है ऑक्सीजन, कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट है, वहाँ पे कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जा रहा है, उसके टर्म में हम बनाते हैं तो हमारे पास सिग्माइड कर्व आता है। कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है उसको देख लो एक बार को, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है टिश्यूज के लेवल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि टिश्यूज के लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है। ऑक्सीजन डिलीवरी हो जाएगा यहाँ पे टिश्यूज के बाद, एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कम होगा, ऑब्वियसली सारी चीज़ें समझ में आती है, एंड ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर होगी। इसी को अपन बोर इफेक्ट बोलते हैं, टिश्यूज पे काम करता है। जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है, क्या बोल रहा है, जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है जो कि टिश्यूज के लेवल पे होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होगा टिश्यूज को। कोई खास बात नहीं है, सारी की सारी चीज़ तुमको बता दी कैसे होता है। वो उधर 2 चीज़ें लिखी थी, 100 ml वाली बात भी यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे अब देखो कैसे होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। यहाँ पे पूरी कहानी जो है, सबसे पहले हमारे पास अगर CO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है या H+ ज़्यादा है, तो ये पॉन्स को एक्चुअली में मैसेज देते हैं। पॉन्स जो होता है वो हमारे पास न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। मेडुला मेन है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मेडुला को बोलता है कि हमारे पास इंस्पिरेशन के रेट को कम करने को। नॉर्मली जो होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे RRC काम करता रहता है, समझो दोबारा कि नॉर्मली जो होता है हमारे पास RRC काम करते रहता है। नॉर्मली जो होता है हमारे पास मेडुला काम करता है, कंट्रोल करता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, बस यही काम कर रहा है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल यही होता है फॉर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट, यही कौन सा RRC, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं कुछ कैओटिक आर्क में होते हैं, और एडजेसेंट टू मेडुला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखोगे समरी के अंदर भी लिखा हुआ है कीमोसेंसिटिव जो होता है एरिया इन मेडुला, एक्चुअली में RRC के बगल में होता है वो, है ना, एडजेसेंट टू RRC। मेडुला के अंदर एडजेसेंट टू RRC होता है। और हमारे पास एक और कैरोटिड आर्टरी के अंदर होता है, एओटिक बॉडी के अंदर कैरोटिड आर्टरी, ये सब NCERT के अंदर मेंशन्ड है। और मेडुला एडजेसेंट टू मेडुला प्रेजेंट होता है। ये सब के सब क्या करते हैं, कीमोसेंट्रिक एरिया सेंड करते हैं मैसेज पॉन्स न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है वो मॉडरेट करता है RRC के फंक्शन को, तो ये मेडुला को बोलता है। और मेडुला जो होता है रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, जिससे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, और एक्स्ट्रा CO2 इंस्पिरेशन का रेट कम हो जाने से हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, तो ज़्यादा CO2 हमारे पास प्लस आउट हो पाता है। कोई खास बात नहीं है, यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे बोला हुआ है मेडुला रीजन जो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, वही सारी चीज़ें हैं, कोई खास बात नहीं है। एंड द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है ना। ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑफ कोर्स ये हमें फील भी होता है कि ऑक्सीजन का मतलब नहीं है, मेनली अगर हमारा इससे काम हो ही जा रहा है, क्योंकि अगर हमें मालूम चल रहा है कि CO2 ज़्यादा हो गया है ब्लड के अंदर, H+ ज़्यादा हो गया है, तो हमें फ्लश आउट करने की जरूरत है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे रोल बहुत कम होता है। अस्थमा क्या होता है, देखो अब सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ। अस्थमा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का, मतलब ये एल्विलाई तक नहीं पहुंच रहा है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसी को अपन अस्थमा बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें विजिनेस वगैरह फील होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फील होगा, ठीक ऑब्वियसली। अब आगे हम बात करते हैं इम्फाइसीमा क्या होता है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, इसके अंदर एल्विलाई के वॉल डैमेज होते हैं। एल्विलाई का वॉल इरेगुलर होता है, ठीक है, हमने अभी देखा ठीक इरेगुलर वॉल होता है। एनीवे, तो एल्विलाई के वॉल डैमेज हो गए तो हमारे पास क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एक्चुअली में सरफेस कम हो गया। एंड ये होता क्यों है, सिगरेट स्मोकिंग वजह से। अब अगला आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्यों होता है हमारे पास। नॉर्मली जहाँ पे देखोगे बहुत ज़्यादा स्टोन ब्रेकिंग ग्राइंडिंग वगैरह हो रही है, वहाँ पे बहुत सारा डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो नॉर्मली इतने सारे डस्ट से हमारा बॉडी तो है डिफेंस सिस्टम कि मतलब वो डस्ट वगैरह थोड़ा है तो कर लेता है कंट्रोल, मतलब उसको आउट कर देता है। बट बहुत ज़्यादा डस्ट इतना प्रोड्यूस हो रहा है कि हमारा बॉडी का मतलब डिफेंस सिस्टम उससे एक्चुअली में कॉप अप कर ही नहीं पाता है, इतना ज़्यादा हो रहा है, फुली कॉप अप नहीं कर पाता है, फुली मैं बोल रहा हूँ, फुली कॉप अप नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म तक अगर वैसा एक्सपोजर मिले तो उससे इन्फ्लामेशन होगा पहले, और बाद में यही इन्फ्लामेशन की वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस होता है कि पोलरिफिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा एक्चुअली में, और जिसके वजह से जो कि मतलब सीवियर लंग डैमेज को कॉज करेगा। वही सारी चीज़ें देखोगे लिखा हुआ है। अस्थमा क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है,
इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल की वजह से हमें वीजिंग फील हो रहा है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग फील हो रहा है। एम्फाइसीमा क्या है? एक क्रोनिक डिसऑर्डर है या इंपॉर्टेंट क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर एल्वियोलाई के वॉल डैमेज हो जा रहे हैं एंड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो गया। मेजर कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग, और मैंने तुमको जो बताया था ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। वो क्या होता है? नॉर्मली जो होता है ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग के अंदर इतना ज़्यादा वहाँ इतना ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, नॉर्मली थोड़ा बहुत डस्ट है तो कर लेता है ठीक, मतलब ठीक है उतना आउट कर लेंगे हम म्यूकोस वगैरह प्रोड्यूस करके, बहुत इतना ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है कि डिफेंस सिस्टम और बॉडी कैन नॉट फुली कॉप, फुल्ली मैं बोल रहा था, फुल्ली कॉप अप उससे नहीं कर पाता। और लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर देते हो इसी चीज़ का, वही चीज़ मैं तुमको यहाँ बोल रहा हूँ कि ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग जहाँ पर हो रहा है, अगर लॉन्ग एक्सपोजर देते हो तो इसकी वजह से पहले इन्फ्लामेशन होगा, और ये इन्फ्लामेशन लीड करेगा फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस की वजह से फाइब्रेशन होता है, प्रोलिफिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इनटू द लंग, जो कि कॉज करेगा सीरियस लंग डैमेज। ऑब्वियसली भाई अब लंग के अंदर वहाँ फाइब्रस टिश्यू आ गया तो लंग डैमेज ही तो कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि डिफेंस सिस्टम हमारा फुली कॉप अप नहीं कर पा रहा है। लॉन्ग एक्सपोजर अगर दिया हमने यही धूल को तो हमारे पास इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन विल लीड टू फाइब्रोसिस, जिसको प्रोलिफिकेशन फाइब्रस टिश्यू होता है एंड दस कॉजिंग सीरियस लॉन्ग डैमेज। इसलिए उनको मास्क पहन कर आना चाहिए। इधर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है और वो देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। बोला है कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाई सेल्स को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। वही चीज़ मैंने बोले कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है तुम्हारे पास, एक बात बताओ, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है क्या हुआ? ब्लड के अंदर है, ब्लड से टिश्यूज के पास गया, टिश्यू से सेल के पास गया, सेल ने इसको यूज किया, इसको अपन सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ बोल रहा है ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द एल्वियोलाई एंड टिश्यू ऑकर बाय डिफ्यूजन। एंड ये जो होता है रेट, ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा ग्रेडियंट है वहाँ पे सॉल्युबिलिटी पे भी और थिकनेस मेम्ब्रेन पे भी। तो बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट है तो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, और वहाँ पे सॉल्युबिलिटी कितनी है, थिकनेस कितना है, और यहाँ पे कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है RRC के बगल में होता है, वो सारी चीज़ें बोली हुई हैं।